नमस्कार। लोकमंच में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग दीक्षित। लोकमंच में आज बात संसद के बजट सत्र के पहले चरण की। 23 फरवरी से शुरू हुआ पहला चरण 20 मार्च को स्थगित हुआ। हमारे माननीय संसद में काम नहीं करते, लेकिन पिछले कई सत्रों की तरह इस बार की ये धारणा इस बार भी गलत साबित हुई। सत्र के इस पहले चरण में माननीयों ने अपेक्षाकृत काफी अच्छा काम किया। लोकसभा में सांसद निर्धारित समय से 27 घंटे ज्यादा बैठे, वहीं राज्यसभा में भी माननीयों ने अतिरिक्त 11 घंटे बैठकर जरूरी कामकाज निपटाया। लोकसभा में अकेले रेल बजट पर 238 सांसदों ने अपनी राय रखी, जबकि आज आम बजट पर 176 सांसदों ने चर्चा में शिरकत की। इसी सब के चलते लोकसभा की उत्पादकता 123% रही, जबकि राज्यसभा में करीब 106%। इस चरण में एक और जहां रेल बजट, आर्थिक सर्वेक्षण और आम बजट पेश हुआ, वहीं दूसरी तरफ कई विधेयकों पर मोहर लगी। सरकार द्वारा पूर्व में लाए 6 अध्यादेश अब कानून बनने वाले हैं। बीमा, माइंस, कोल विधेयक इनमें अहम है। वैसे भूमि अधिग्रहण विधेयक 9 संशोधनों के साथ लोकसभा में तो पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा की मोहर के लिए अब अगले चरण का इंतजार करना होगा। इसके साथ ही इस सत्र में कुछ मुद्दों पर व्यवधान भी दिखा, चाहे वो माइंस और कोल विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में भेजना हो या फिर कुछ नेताओं के विवादित बयान। कुछ और मुद्दे भी मीडिया में छाए रहे, मसलन विवादित डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण, राहुल गांधी की कथित जासूसी और सदन में मच्छरों का होना। वैसे इस सत्र की एक और उपलब्धि भी रही। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विदेशों में जमा कालेधन के खिलाफ एक विधेयक लोकसभा में पेश किया, जिसमें सख्त सजा का प्रावधान बताया जा रहा है। तो क्या वाकई इस सत्र में सब कुछ अच्छा रहा? क्या वाकई हमारे माननीय गंभीर हो रहे हैं? यही सब कुछ समझने की कोशिश आज लोकमंच में। चार खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक एनके सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सिंह सर आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार संजय सिंह जी। आप राजनीतिक संपादक हैं फर्स्ट पोस्ट के। बहुत बहुत स्वागत है संजय सर आपका भी कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हरवीर सिंह जी। आप संपादक हैं मनी भास्कर के। बहुत बहुत स्वागत है हरवीर सर आपका भी। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीआरएस के चक्षु राय। पीआरएस वो संस्था है जो बताती है कि हमारे माननीय किस तरह काम कर रहे हैं। चक्षु, चर्चा की शुरुआत आपसे। जो आंकड़े हमने बताए उससे ऐसा ही लग रहा है कि हाँ सब कुछ अच्छा। क्या वाकई ऐसा ही है? देखिए, संसद का जो सदन है वो बातचीत और डिबेट और डेलिब्रेशन के लिए है, और आंकड़े जो ये दिखा रहे हैं कि काम हुआ है और चर्चा हुई है। अब इस चर्चा का क्या निष्कर्ष निकलेगा एक वो अलग बात है, ठीक है, बट चर्चा हो रही है दोनों सदनों में और सुचारू रूप से सदन चल रहे हैं। सदन काफी देर तक भी बैठ रहा है जी। और एक चीज मैं ये देखने में ये कहना चाहूंगा कि पुराने जो हमारे सेशन चल रहे थे 15वीं लोकसभा में या 14वीं लोकसभा में, उसमें क्या देखा गया था कि सिर्फ सरकारी विधायी कार्य हो रहा था जी। ठीक है। 16वीं लोकसभा में मैं ये अलग चीज ये देख रहा हूं कि सरकारी विधायी कार्य के अलावा और भी मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ठीक है, मतलब विपक्ष भी अपनी बात रख रहा है मजबूती से। विपक्ष भी अपनी बात मजबूती से रख रहा है। कुछ संसद सदस्य जब कुछ मुद्दा उठा रहे हैं तो उस मुद्दे को उठा के उसको एक बड़े डिस्कशन का भी रूप दिया जा रहा है। अब जैसे एग्रीगेरियन क्राइसिस है, काफी दिनों तक लिस्टेड था बट नहीं उठाया जा सका था, आखिरी के 3 में उठाया गया। बिल्कुल। तो ये मेरे ख्याल से एक नया बदलाव 16वीं लोकसभा में आया है, ठीक है, जो कि आंकड़ों में भी दिख रहा है। चक्षु, इन आंकड़ों के हिसाब से आपसे समझना चाहूंगा, अब पिछला जो बजट सत्र था 2014 का, उसको आप लोगों ने बताया कि ये पिछले 10 साल का सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव सेशन रहा है। इस बार की जो लोकसभा की उत्पादकता है वो उससे भी ज्यादा है। तो हम ये मान लें कि 11 साल में पिछले 11 साल का सबसे सफल सत्र? देखिए, सत्र की सफलता सिर्फ कितने घंटों में काम हुआ इसको देख के नहीं की जा सकती है। जो आंकड़े हमने दिए हैं और जो बताए जा रहे हैं वो ये आंकड़े ये देख रहे हैं कि सदन कितनी लंबी देर तक बैठा है और उस लंबी देर में बैठने में कितना विधायी कार्य उसमें किया गया है। अगर इन दोनों मापदंडों पर देखा जाए तो सदन में काफी अच्छा काम हुआ है। किस स्तर की चर्चा रही है वो अलग चीज। ठीक बात है, उसके लिए राजनीतिक पत्रकार हैं, उनसे समझते हैं। एनके सिंह सर, आप किस तरीके से आंकेंगे इस सत्र को? अगर ये आंकड़ों के लिहाज से ही है कि पिछले 11 दशक में प्रदर्शन अच्छा है? नहीं, संसद में जो लोग आते हैं चुन के अनुराग, उनका काम क्या होता है? नेशनल, इंटरनेशनल, देश के तमाम मुद्दे, इन पे बहस करना और एक सहमति पे पहुंचना। अगर कानून बन रहा है तो कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लेना। अगर सिर्फ इतना ही है तो मुझे याद है कि जब एंटी टेररिस्ट बिल आया था उस समय सदन का कोरम नहीं पूरा हो रहा था तो भी वो पास किया गया।
कोरम किसी तरह पूरा हुआ और पास किया गया। तो हम अगर संख्या पे जाएंगे कि इतने बिल पास हुए तो शायद क्वालिटी ऑफ डिलीबरेशन ठीक बात है नहीं समझ में आएगा। एक चीज तो हुई है कि आज संसद में जो चर्चा हुई, इससे पूरे देश का किसानों का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक बदला। और एक बिल था, बिल आप कहिए पर मेजॉरिटी है पास हो जाएगा, जिस सदन में मेजॉरिटी नहीं है फेल हो जाएगा। बात इतनी नहीं है, इसको लेके पूरे देश में एक चर्चा हुई कि गवर्नमेंट एक बिल बनाया है, वो अच्छा है बुरा है, इसको लेके पूरे देश में चर्चा हो रही है। ये जो कमाल है ये इस इंस्टीट्यूशन का है कि कम से कम डेलिबरेट यहां पे अपोजिशन कर रहा, अपोजिशन की संख्या कम है। आप देखें तो 340 के आसपास अगर ट्रेजरी बेंच है तो वो चाहेगा तो जो चाहे कर लेगा। ठीक है। लेकिन फैक्ट ये है कि उस पूरे प्रोसेस में एक आप पूरे देश के किसानों का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ग्रो कर रहे हैं, उसको एजुकेट कर रहे हैं कि बिल का ये क्लॉज ये कहता है, सब क्लॉज ये कहता है, पुराने वाले एक्ट में ये क्लॉज था। इसको लेके जो चर्चा हुई है जी, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, जिसने जनमानस को उद्वेलित किया है, कहीं ना कहीं डिस्कोर्स में आया है। ये आपको लगता है कि जी। अच्छी बात है। संजय जी, आप भी इस बात से सहमत हैं क्या, जो एनके सिंह सर कह रहे हैं और जो चक्षु ने भी कहा कि कम से कम सिर्फ ऐसा नहीं है कि सत्र चलने का मतलब आपने 30 विधेयक पारित करा दिए, 20 विधेयक पारित करा दिए, इसका मतलब ये भी दिख रहा है कि अगर किसी सांसद को लगता है कि कोई जरूरी मुद्दा है तो उस पर बहस हो, भले ही 3 दिन बाद हो, जैसा नियम 193 को लेकर लगातार चलता रहा। जी नहीं, देखिए बदलाव तो वो दिख रहा है। दो चीजें हैं कि एक जो व्यू बन गया था संसद के बारे में, जनमानस में आमतौर पे कहा जाता था कि संसद जो है बस यूं ही है, और पूरा एक सिनेसिज्म का माहौल हो गया था। ठीक बात है। वो माहौल को दूर करने में सांसद सफल हुए हैं। कलेक्टिव मतलब सांसद मतलब अब हंगामा व्यवधान नहीं है। हंगामा व्यवधान तो है, हाँ अभी भी वो भी संवैधानिक संसदीय परंपरा का एक पार्ट है। तो उसे मतलब इतना भी निगेटिव नहीं देखना चाहिए, एज लॉन्ग एज वो बिल्कुल ही एक डिसरप्शन का वो मोड ले ले और दिन प्रतिदिन वो बंद होता जाए। इस बार पूरे सत्र में ऐसा नहीं हुआ कि पूरे दिन के लिए वॉशआउट पे वॉशआउट हो रहा हो, ये भी एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि होगी। इस बार संसद का सत्र जो शुरू हुआ, सरकार ने, देखिए विधायी कार्य के लिए बुलाए जाते हैं, बाकी तमाम चीजें आते हैं, जिस पर वो चक्षु कह रहे थे कि इस बार ऐसा भी हुआ कि वो बातें हुई। उसमें इंपॉर्टेंट ये था कि सरकार भी पिछले बार राज्यसभा में आप देखेंगे तो एक चीज को लेकर के अड़ी रही कि प्रधानमंत्री के जवाब को लेकर के। इस बार सरकार ने शुरू होने के पहले सत्र 2 बार प्रधानमंत्री मिले, सोनिया गांधी के यहाँ वेंकैया नायडू गए और बाकी तमाम लोगों से उन्होंने बातचीत की, एक प्रक्रिया शुरू की। ठीक है। तो जो एक इंगेजमेंट का प्रोसेस होता है सरकार की तरफ से विपक्ष के लिए, एक लचीला रुख, वो सरकार ने शुरू में अपनाया और बीच में भी कुछ मुद्दे आए तो थोड़ा सरकार उस पर लचीला रही। इसका 2 महत्वपूर्ण नतीजे हुए। एक तो सरकार के जो मतलब लगता था कि ये इतना हेवी सेशन होगा, थैंक्सगिविंग भी है, रेलवे बजट भी है, बजट भी है, उस बीच में सरकार के वो कंटेंशियस जो ऑर्डिनेंसेस थे लैंड बिल को छोड़कर, ठीक बात है, वो पास हो गए। और दूसरा एक चीज जो हम सत्र जब शुरू हुआ था ये और बीच के दरमियान एक चीज देख रहे थे कि एक ऐसा सिचुएशन आ रहा था जहां लोकसभा जो सीधे इलेक्टेड वो बॉडी है, वहां से कोई चीज पास होकर के राज्यसभा में जाकर अटक जाती थी। वो एक बहुत अच्छा मतलब परंपरा के हिसाब से मैसेज नहीं जाता कि ये चीज यहां से जाती है। बाद के दिनों में जैसा हुआ कि वो भले ही मसला वो टैक्टिकल हो या जो भी हो, ठीक है, मैं उस विषय पे नहीं जा रहा हूं, कि वो एक सेलेक्ट कमेटी में गया और बाद के दिनों में वो पास हो गया। तो ये जो एक टकराव की स्थिति होती कि एक बॉडी उसको पास करी, लोकसभा पास करी और राज्यसभा में जाके अटक जा रहा है, उससे बचा गया। ये अपने आप में देखिए, उसमें हमें सारे जो पक्ष विपक्ष है सबको उस चीज में एक भागीदार के तौर पे एक बधाई का वो पात्र है। मतलब कम से कम उन मुद्दों को लेकर अब संयुक्त सत्र की या बैठक की उम्मीद और गुंजाइश नहीं बचती है। लेकिन इन सब के बीच में आपको लगता है, जो बात संजय जी कह रहे थे कि ये मिथक कम से कम टूट रहा है कि सांसद का मतलब सिर्फ हंगामा और व्यवधान है, जैसा हमने देखा पिछले 7-8 वर्षों में। इस बार बिल्कुल टूटा है और उसकी वजह है संसद एक डिसिप्लिन प्रोसेस में वर्क कर रहा है। 282 को तो यही डर रहता है कि पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग जब मंगलवार को होगी तो डांट पड़ेगी, और वो पड़ी भी इस बार, और पड़ी भी ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तो वो ऑर्डरली है कि आप पढ़ के आए अपना सब्जेक्ट, और जिनको असाइन किया जाता है वो वाकई पढ़ के आते हैं, वो सब्जेक्ट अपना पढ़ते हैं तब डेलिबरेट करते हैं। और कहीं भी चूक होती है तो कहीं ना कहीं कोई उनको कहने वाला होता है, रिप्रीमांड किया जाता है। उसका कुछ असर होता है सर
माननीयों के ऊपर दिखता अब है? हो रहा है। देखिए या सब पहले प्रतीकात्मक से है? हाँ नहीं, अब की बार हुआ है। अब की बार हुआ है कि देखिए 282 से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि बहुत ही कंटेंशियस इशू पे, जिसमें टेक्निकल जार्गन्स है, उस पे बोले, और बिल्स बहुत ज्यादा थे। बिल के क्लॉजेस को समझना मैं नहीं समझता हूं कि सबके लिए है, लेकिन जो भी जिनको भी असाइन किया गया था वो अपना वो सब्जेक्ट पढ़ते थे। मुझे याद है कि कुछ लोगों ने फोन करके हमसे भी कुछ जानकारी चाहिए। तो इसका मतलब था कि उनको कहीं ना कहीं डर है कि नहीं, वहां पे हमें परफॉर्म करना है। बिल्कुल। और वो परफॉर्मेंस दिखाई दे रही थी। तो अब की क्वालिटेटिव चेंज था इस संसद के डेलिब्रेशन। हरवीर सर, बजट सत्र, पहला चरण, आम बजट, रेल बजट, आर्थिक समीक्षा, जो अध्यादेश हैं उसमें भी 6 में से कम 4 तो आर्थिक पहलू से ही जुड़े हुए विधेयक हैं। कैसे आप आंकते हैं सर इसको आर्थिक लिहाज से? विस्तार से हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल कैसे आप आंकेंगे? नहीं, देखिए, जैसे सभी लोग एक बात कह रहे हैं कि ये एक विधायी कार्य के हिसाब से कामयाब सत्र रहा है। और एक चीज मानिए कि बजट को लेकर के एक जो बड़ा एजेंडा होता है बजट सत्र का, बजट ही है, रेल बजट है, और उसमें कोई ज्यादा दिक्कतें नहीं होती यूजुअली, अगर कोई कंट्रोवर्सी खड़ी ना हो। तो मेरे ख्याल से सिर्फ एक मुद्दे को लेकर के जो भूमि अधिग्रहण वाला जो अध्यादेश है जी, उसके अलावा बाकी ज्यादा कहीं कंट्रोवर्सी नहीं थी। ठीक है, क्योंकि जो प्रक्रिया थी, जैसे कोल बिल की और माइंस की आप बात करें, क्योंकि वो प्रोसेस चल चुका है, ऑक्शनिंग हो रही है, तो उसमें विपक्ष को भी ऐसा नहीं था कि उसको बिल्कुल आंख बंद करके उसका विरोध करे। और मेरा जो जिस तरीके से था, एक पुराने जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं जी, उनसे मेरी बात हुई, तो उनको जैसे आपका इंश्योरेंस वाला बिल ही है, उसको पारित होने के पहले मेरी बात हुई, तो उनका कहना था इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्हीं का लाया हुआ था। ठीक बात है, जो बिल है वो। और हालांकि पहले इनका भी लाया हुआ था। तो उसमें जिस तरीके से सरकार की तरफ से, जैसे कई बार होता था कि जो रूलिंग पार्टी है वहीं से कई बार विरोध के स्वर आने लगते थे, तो एक विरोध के लिए विरोध नहीं है, विरोध के लिए विरोध नहीं है। और इसीलिए ये सारे जो विधेयक पारित हुए वो अहम भी थे, जो कि जितना तमाम सारा जो इकोनॉमिक एजेंडा है सरकार का, और सब लोग समझ रहे हैं कि अभी तो पहला साल उस तरीके से है। सर, ये बीमा विधेयक से ही शुरू करते हैं, थोड़ा दर्शकों की जानकारी के लिए कि विधेयक जो पारित हुआ है कैसे वो उनके लिए फायदा पहुंचाने वाला है या कैसे वो उनके लिए चुनौती है। इस बीमा विधेयक के क्या फायदे सर, जो कानून बनने वाला है? देखिए, बीमा में जो सबसे मुख्य बात ये थी कि जब बीमा में प्राइवेटाइजेशन किया गया और एफडीआई को आपने अलाउ किया था 26% पे, सो वो इतना छोटा हिस्सा था कि जो हमारी जो डोमेस्टिक कंपनियां हैं बीमा क्षेत्र की, बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाई जब से आया है इस तरीके का। और उनका खासतौर से इन्होंने जनरल इंश्योरेंस में तो कुछ अपना दायरा बनाया है, लाइफ में तो बहुत ज्यादा आगे वो लोग नहीं बढ़ पाए। ठीक है, तो आपका जो बड़ा मकसद था कि देश में जो बीमा की जो पहुंच है, जो पेनिट्रेशन है, उसको बढ़ाने के लिए आप ज्यादा प्लेयर्स लेके आए, वो मकसद तो पूरा नहीं हो रहा था। वो तो एफडीआई से होगा। उनका ये है कि नेचुरली अगर जो बड़ी कंपनियां हैं दुनिया की, एक थोड़ा सा दिक्कत की बात ये रही कि जब ये चीजें आगे बढ़ी तो एक 2008 का जो ग्लोबल क्राइसिस था और उसमें कुछ बीमा कंपनियां भी डूबी, दुनिया की बड़ी बीमा कंपनियां, तो वो एक और डर पैदा हो गया। अगर आप थोड़ा पीछे जाएं, क्यों इसका ज्यादा विरोध हो रहा था, जैसे लेफ्ट विरोध करता है या कुछ और पार्टियों ने विरोध क्यों, कहते नहीं सब ये तो कंपनियां डूब जाती है। तो होता है कई बार जो तमाम सारे जो सर, इसमें 2 सवाल थे जो विपक्ष की तरफ से और कुछ और लोगों की तरफ से उठे। पहला ये कि एक तरफ ये अनुमान लगाया गया कि इस बीमा विधेयक में एफडीआई लाने के बाद बीमा क्षेत्र में लगभग 25-26 हजार करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। क्या ये रकम इतनी ही है? और अगर ये रकम इतनी ही है तो क्या इसके लिए भी एफडीआई का ही सहारा लेना था तब, जबकि दूसरी तरफ खबर आई कि एलआईसी, संभवतः एलआईसी ही रेलवे के साथ लगभग 1.5 लाख करोड़ का कोई समझौता कर रही है। तो एक सवाल उठा कि भाई ये एलआईसी की अपनी सीमाएं हैं, उनका इतना बड़ा देश है, उनकी अपनी जो भूमिका है बहुत अहम है। लेकिन अगर जब से, क्योंकि एलआईसी की लगभग मोनोपोली रही है और प्राइवेट सेक्टर ने हमने जो अलाउ किया उसको बहुत ही कम उनका हिस्सेदारी अभी भी लाइफ में खासतौर से है, तो ठीक है, एलआईसी अपना काम करता रहेगा। और एलआईसी के पास तो जो लोग बीमित हैं देश के, जिन्होंने प्रीमियम दिया है, उनका पैसा है ना, वो समझौता कोई ऐसा थोड़ा कहीं और से हो रहा है, वो तो एसेट्स हैं और सरकार तो लिवरेज करना चाहती है उनके पास जो संसाधन है। फिर ये भी माना जाता है कि जो इंश्योरेंस वगैरह में जो पैसा आता है उसको वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करने की अपनी उसके प्रावधान होते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं भी जाके स्टॉक मार्केट में डाल देंगे, एक उसके राइडर्स होते हैं। तो वो पैसा, एक तो ये भी बात सही है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर या दूसरी चीजों में आएगा। फिर यह है कि ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर हैं, जो हमारे कॉर्पोरेट हैं, प्राइवेट सेक्टर है, वो पैसा नहीं लगा रहा था बीमा, ये भी फैक्ट है। ये बात अलग है, कुछ लोगों ने इसमें भी जो लाइसेंस लिया
उसको सिर्फ लेकर के उसके अपना जैसे टेलीकॉम में लोगों ने वो सब बेचा स्पेक्ट्रम, और विंडफॉल की तैयारी में है कि बड़ी प्राइवेट कंपनियां आएंगी, हमें ज्यादा इक्विटी पार्टिसिपेशन मिलेगा और हम जरूरत होगी तो उतनी इक्विटी बेच के बाहर जाएंगे और अच्छा मोटा पैसा कमाएंगे। बीमा ये भी एक उसका रास्ता बीमा विधेयक है, इसको सरकार भी एक उपलब्धि के तौर पर बता रही है इस सत्र में। ये सही बात है जो हरवीर जी कह रहे हैं कि कुछ नया नहीं था, पहले एनडीए लाई, फिर कांग्रेस यूपीए लाई, फिर इस बार एनडीए लाई, तो सहमति लगभग बननी थी या कुछ बदलाव था जिस पर गतिरोध की गुंजाइश कहीं दिखती थी? अनक सर ठीक कह रहे हैं कि ये विधेयक कुछ नया नहीं है। जब यशवंत सिन्हा अपने पहले कार्यकाल में फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में आए थे, तो मेरे ख्याल से 1999 की बात है जी, जब ये पहली बार वो बिल लेके आए थे, और उसके बाद जब मिस्टर चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर बने तो वो लेके आए, और उसके बाद ये बिल फिर वापस आया। मेरे ख्याल से इसमें 2-3 चीजें देखने की हैं। जो इसमें विरोधाभास हो रहा था वो दो मुद्दों पर हो रहा था जी। एक तो इस मुद्दे पर हो रहा था कि हम विदेशी कंपनियों को इस क्षेत्र में ला रहे हैं, और ये देखने की बात हो रही थी कि जो आम लोग हैं जो ये बीमा खरीदते हैं, क्या उनके हक को पूरी तरह से बचाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इस विधेयक में कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो ये कह रही हैं कि भाई जो लोग भी बीमा खरीद रहे हैं उनको प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक है। और मेरे ख्याल से एक बात सर ने जो बहुत अच्छी कही थी वो ये बात थी कि इस क्षेत्र में पैसे की काफी जरूरत है और इन्वेस्टमेंट की काफी जरूरत है, और क्या ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ डोमेस्टिक सोर्सेज से आ सकती थी, ये बात काफी पुराने समय से चल रही थी कि अगर सिर्फ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट से काम पूरा हो जाएगा तो ठीक है, और नहीं तो अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है, और इस सेक्टर को बढ़ाना है और ज्यादा लोगों को कवरेज देनी है तो शायद बाहर के पैसे की जरूरत हो। ठीक है। बीमा विधेयक उन विधेयकों में से एक आपको लगता है जिसका संदेश जनता में भी जाता है कि हाँ हमारे लिए कुछ अच्छा काम हो रहा है, या नहीं बीमा ऐसी चीज है कि जो प्राथमिकता में कहीं नहीं नजर आती? मुझे नहीं लगता। एक तो ऐसे ही बीमा कवरेज बहुत कम है, और जितना भी आप मॉपअप करते हैं बीमा सेक्टर से, वो आप शिफ्ट कहाँ करते हैं? वो पैसा उसका एक बड़ा भाग तो चला जाता है महाराष्ट्र वगैरह में। ठीक है। मुझे नहीं लगता कि बीमा को लेके क्या सरकार इसको राजनीतिक उपलब्धि के तौर पर गिना सकती है? कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि गिनाएगी तो कन्विंस कर पाएगी बीमा से कन्विंस। एक चीज होती है कि जब लेजिस्लेट आप करते हैं तो आप पब्लिक को पहले एजुकेट करें। हमारे में यहाँ परंपरा नहीं है। पॉलिटिकल जो रूलिंग पार्टी है पहले एक एक्ट लाती है तो उसके पहले होता है कि आप पहले एजुकेट करें। कई बार होता है कि आप चुपचाप बैठे रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट, ये अमेरिका में भी होता है कि अमेरिका में भी अपार्थाइड वगैरह पे सुप्रीम कोर्ट ना बोलता तो वहां का जो पार्लियामेंट है वो कभी रिएक्ट नहीं करता था। सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा बोर्ड ऑफ एजुकेशन केस में। तो यहां भी यही होता है, कई बार आप एक्ट नहीं लाते हैं, पब्लिक आउटक्राई चलता रहता है, सुप्रीम कोर्ट कहती है, मीडिया कहती है, तब जाके आप एक्ट करते हैं। बीमा का यही है कि बीमा के बारे में आपने एजुकेट भी नहीं किया है बहुत ज्यादा कि वो समझ पाए। और दूसरा ये मुझे लगता है हरवीर जी शायद ज्यादा अच्छा बताएं, मैं समझना भी चाहूंगा कि अगर मान लीजिए कि बीमा में आपने ये एफडीआई खोला है, अगर एक क्लॉज और साथ में लगा देते, आप 20 साल से फसल के बीमा का ला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो हो नहीं पा रहा है मुकम्मल। नतीजा ये हो रहा है कि हर 28 मिनट पे एक किसान 20 साल से आत्महत्या कर रहा है, और हर रोज 2052 किसान खेती छोड़ देता है जी। ऐसे में अगर आप किसी तरह प्रोटेक्ट कर सकते इंश्योरेंस प्रोसेस से, एक बैकअप अरेंजमेंट दे सकते हैं, इसको अगर एक क्लॉज के रूप में इसमें लाते कि भाई जो भी आप कर रहे हैं बीमा में, तो एक 10% उसका मतलब क्या ये बीमा विधेयक किसानों और उनकी फसलों के लिए भी कुछ अच्छा है? इसमें संक्षेप में बता दीजिए। असल में देखिए, जैसे एनके सिंह जी ने कहा, और एक दिन हम यहीं पे थे और एक सांसद महोदय थे रूलिंग पार्टी के, उनको खुद नहीं पता इसका मतलब क्या है, वो उसी से किसानों को प्रोटेक्शन दे रहे थे। देखिए वो एक्चुअली क्या है कि अभी बीमा कंपनियों का इनका रास्ता है, कोई क्लोज ऐसा नहीं है, कोई क्लोज बात जरूरी है कि लेना चाहिए। इसमें जो अभी भी जो बीमा कंपनी है वो एक सरकारी कंपनी है, और ये बिल्कुल सही बात है कि जब आप बीमा की कवरेज देना चाहते हैं तो नेचुरल कैलेमिटीज को बार बार भुगतने वाला किसान, उसको कोई ऐसी सुरक्षा आप दें जो वो इच्छा करके एक प्रीमियम दे दे और उसको उसके बदले में सुरक्षा मिल जाए। लेकिन उस तरफ इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। लेकिन एक क्लोज कहीं ना कहीं आप जोड़ सकते थे, जैसे ये कहा जाता है कि कोई भी बैंकिंग सेक्टर में बड़ी कंपनी आती है, प्राइवेट दूसरा बैंक आता है, तो अनबैंक्ड एरिया में आपको पहले जाना होता है। तो ये बाध्यता शायद इस कानून के जरिए हो सकती थी कि अब देश में बड़ा अगर बीमा का
कारोबार सर, करेंगे एक ब्रेक तो छोटा सा आपको ले रहे कहीं ना हैं। कहीं इस तरफ ठीक है। जाना पड़ेगा। संशोधनों की गुंजाइश रहती है, हम उम्मीद करते हैं कि आगे कुछ बेहतर संशोधन हो सकेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो चर्चा का स्तर और क्या हम चर्चा कर रहे हैं। उत्पादकता एक तरफ बढ़ रही है, दूसरी तरफ उस उत्पादकता के बीच में हो क्या रहा है, इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और काले धन को लेकर जो विधेयक आया, क्या उससे कुछ संदेश जाता है जनता के बीच में, ये भी जानने की कोशिश एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकमंच, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं संसद के बजट सत्र की। तो बजट सत्र का पहला चरण स्थगित हो चुका है। चक्षु, आपने शुरुआत में कहा कि देखिए प्रोडक्टिविटी तो बढ़ गई, लगभग 123% हो गई। ये अलग बात है कि काम क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है सर? ये तो सुनने में हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि जितना हमें काम करना था, हम उससे 27 घंटे ज्यादा बैठकर काम कर रहे हैं। इससे अच्छी खबर और क्या होगी? अनुराग, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू यह है कि लोकसभा जब हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं तो उसका मतलब क्या है कि लोकसभा 11 बजे से शाम के 6 बजे तक उसको बैठना होगा। बिल्कुल। अगर 11 बजे से 6 बजे तक बैठेगी तो 100% होगी। ठीक है। 6 बजे के बाद बैठेगी तो 100% ज्यादा हो जाएगी। इस सत्र के पहले हिस्से में ये देखा गया कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही अपने निर्धारित समय से काफी देर तक आगे तक बैठ के उन्होंने अपने काम को निपटाया है। ठीक है। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि काम को निपटाने में किस संसद सदस्यों का क्या योगदान रहा। ठीक है। तो दो चीजें देखने को आती है। कई बार ये देखने को आता है कि भाई 6 बजे के बाद अगर आप हाउस देखना शुरू करें तो जो संसद सदस्यों की संख्या है सदन में वो थोड़ी सी कम हो जाती है। स्वाभाविक भी है, होगी भी। क्यों कोई सांसद सुबह 11 बजे से लेकर और रात के 9 बजे तक बैठा रहे, और ये कैसे संभव है किसी व्यक्ति? और कई बार जब ये कहा, मानवाधिकार कानून उनके लिए भी है। कई बार ये भी कहा जाता है ठीक है कि भाई संसद है देश की, स्कूल या कॉलेज थोड़ी है कि आप बैठ के नहीं बांध के रख सकते। तो एक ये पहलू। अब इसका दूसरा पहलू ये रखा जाए कि भाई अगर कोई जरूरी कानून या विधेयक पास हो रहा है, ठीक है, तो उसमें हमारे संसद सदस्य कितना पार्टिसिपेट। तो उसके लिए तो विप जैसी व्यवस्था है, जब सरकार को लगे कि भाई बैठना है तो वो बुलाएगी। हाँ, तो आप मेरे ख्याल से संजय सिंह सर या एनके सिंह सर इस पर थोड़ा सा बात करना चाहेंगे कि जब जो विप जैसी व्यवस्था है, उस विप जैसी व्यवस्था में भी कई बार गड़बड़ हो जाती है। और तो अब तो फटकार की भी व्यवस्था है, अब तो खड़ा करके पूछा जाएगा कि भाई आप कहाँ रहे आखिर। तो जब भी हम संसदीय की कार्रवाई की बात करें तो आंकड़े एक ऐसा वो है जो कि आपको एक पक्ष बताता है। ठीक है। आंकड़ों के पीछे झांककर ये देखना चाहिए कि वो आंकड़े क्या कह रहे हैं। अब आंकड़े ये भी कह रहे हैं कि काफी सारे विधेयक पास हुए। अब उसमें अगर आप विपक्षी सदस्यों से पूछे तो उनका ये कहना रहेगा कि भाई काफी सारे विधेयक पास हुए, बट इसमें से कुछ विधेयक ऐसे थे जो कि एक संसदीय समिति को जा सकते थे, जिसमें उनका ज्यादा अच्छी तरह से विश्लेषण हो सकता था, जो कि लोकसभा में नहीं गए। राज्यसभा ने फिर उन कुछ विधेयकों को 2 या 3 दिन के लिए एक सेलेक्ट कमेटी को भेजा है। बिल्कुल। तो क्या विधायी कार्यवाही फटाफट निपटाना बिना आम सहमति या बिना आम राय बनाए, या फिर बिना उनको स्क्रूटनाइज कराए कमेटी में? हमने कमेटी सिस्टम बनाया इसलिए है कि हम लेजिस्लेशन को टेक्निकल रूप से देख सकें। बिल्कुल। लेकिन चक्षु, ये मैं थोड़ा आपसे और समझना चाहूंगा, क्योंकि 2 विधेयक माइंस और कोल वाला, वो दोनों सेलेक्ट कमेटी को भेजे गए। उनमें से एक विधेयक में 19 सदस्यों की कमेटी थी, 5 ने अपनी असहमति जताई, यानी सीधा 14 उसके पक्ष में थे और वो बिना किसी बदलाव के आ गया और पारित भी हो गया। दूसरे में एक थोड़ा सा बदलाव था, उसके बाद वो पारित हो गया। सेलेक्ट कमेटी में कोई विधेयक कितने दिन रहना चाहिए और क्या क्या पहलुओं पर चर्चा उस कमेटी के तहत होनी चाहिए, ये तय कौन करता है? क्या इसका कोई मानक तय है, या ये सरकार के ऊपर है या उस समिति के अध्यक्ष के ऊपर है कि वो अपने विवेकाधिकार के हिसाब से फैसला ले? देखिए, जब एक सेलेक्ट कमेटी बनाई जाती है तो हाउस में एक मोशन मूव किया जाता है और वो मोशन ये कहता है कि ये सेलेक्ट कमेटी का क्या दायरा रहेगा। ठीक है। अगर आप एक जो स्टैंडिंग कमेटी होती है पार्लियामेंट की, उसका अपना एक रूल होता है और वो डिसाइडेड होता है। बिल्कुल। सेलेक्ट कमेटी का दायरा उसका मोशन डिटरमाइन करता है। अब कितने दिन रहे या कितने दिन ना रहे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि सेलेक्ट कमेटी कितना समय लेगी। ठीक है। किसी एक विषय के पहलू को देखने में। संसदीय समितियों ने ये देखा गया है कि संसदीय समितियां एक एडवर्टाइजमेंट निकालती है और कहती हैं कि भाई राय मांगती है लोगों की, उसमें थोड़ा समय लगता है। मेरे ख्याल से आप 10 दिन में भी एक अच्छी रिपोर्ट निकाल सकते हैं अगर उसमें काफी ज्यादा काम रहो।
ठीक है। और या फिर आप 4 महीने में भी एक अच्छी रिपोर्ट नहीं निकाल सकते। बिल्कुल। देखना यह है कि उस विधेयक के हर पहलू पर संसदीय समिति या सेलेक्ट कमेटी अपनी पूरा विचार रख पाती है कि नहीं रख पाती। ठीक है, 11 मार्च को सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया, 18 मार्च को सेलेक्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। संजय जी, क्या आपके हिसाब से आपको लगता है कि 7 दिन भी पर्याप्त थे, या ये कहीं एक औपचारिकता कहीं ज्यादा बनकर रह गई थी? राज्यसभा में विपक्ष मजबूत थी, दबाव था, वो एक रस्मदायगी प्रक्रिया को अपनाया गया, या ऐसा नहीं है? देखिए, जिस समय अगर उस पर्टिकुलर बिल की बात करें, चक्षु उसके एक प्रिंसिपल पोजीशन की बात कर रहे थे। हाँ। अगर आप उस पर्टिकुलर दोनों बिल की बात करें, हाँ। उसमें जो पोजीशन थी और जो दबाव था वो राजनीतिक ज्यादा था बनिस्बत की जो टेक्निकल इश्यूज के हाँ। इशू बाई इशू। आप देखेंगे कि सेलेक्ट कमेटी में भी जब गया, या उसके पहले का जो बिल है, अगर ऑक्शन होने की बात थी वो ऑर्डिनेंस में भी, और ऑक्शन होना चाहिए, ठीक है, उसमें किसी को आपत्ति वो नहीं होनी चाहिए थी कि माइंस डिस्कशन से तो कम ऑक्शन ज्यादा अच्छा है। ठीक है कि जिस समय वो बिल आया भी तो एक प्रक्रिया ये थी, या जो बाहर एक मैसेज जो ये गया कि कांग्रेस उस बिल को स्टॉल करना चाहती थी, वो नहीं चाहती कि ये बिल पास हो। उसमें आप देखें कि कांग्रेस और लेफ्ट को छोड़ के बाकी सभी पार्टियों ने सपोर्ट किया, जेडीयू वॉकआउट कर गई। बिल्कुल। उसमें इशू फिर अगर संसदीय लिहाज से देखें तो ये अच्छा है कि मेरिट पे फिर संसद में चर्चा हो। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल लाइन के हिसाब से अपनी लाइन तय करती है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सिचुएशन में जिस समय की जैसे आपका तृणमूल कांग्रेस ने साथ दिया, एआईडीएमके ने दिया, एसपी, बीएसपी, वो तमाम पार्टियां, बीजेडी और इस तरह के हाँ। जिन पार्टियों के स्टेट्स में जहां स्टेक हैं उन्होंने वो साथ दिया। एक तो स्थिति ये है। दूसरी चीज ये है कि सिलेक्ट कमेटी में भी कोई चीज जाती है तो ये एक परंपरा ये भी है कि जब वहां पे जाएगी तो संसद में वाइडर चर्चा उसकी नहीं होगी। ठीक बात। तो क्या ठीक है, वहां पे स्क्रूटनी ज्यादा होती है, लेकिन ज्यादा सदस्य उसमें फिर भाग नहीं ले पाते। वहां जाना, अगर किसी बिल को जाना चाहिए और उसका मंथन होना चाहिए तो जाए। सर, लेकिन अगर मीम अफजल साहब हमारे साथ जुड़ गए, माफ कीजिए आपको बीच में रोक रहा हूं। बहुत बहुत स्वागत है मीम अफजल जी आपका कार्यक्रम में। हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं इस बजट सत्र के पहले चरण की। जो नतीजे हैं उससे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से कामकाज हुआ है। आप किस तरीके से आंकते हैं, और क्या आप धन्यवाद देना चाहेंगे सरकार को कि आपकी बातों को सुना गया, रखा गया, स्पेस दिया गया? नहीं, मैं ये कहूंगा कि इसमें सरकार को अपोजिशन का शुक्रगुजार होना चाहिए। ठीक है, चलिए ऐसे कह लेते हैं। अब तक जो मामला चलते रहे हैं जी, माजी में जब हमारी सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी इशू को लेकर के सदन को चलने ही नहीं देती थी। ये और बहुत कम समय जो है मिल पाता था सदन में काम करने का। ठीक है। और हर चीज में उनको रोड़ा अटकाने की आदत थी। और हमने इस बार उस चीज से परहेज किया और जानबूझ करके हमने एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव अपनाया जी, कि सरकार जो बिल ऐसे हैं ठीक हैं जिन पर कंट्रोवर्सी नहीं है उनको हमने मदद की है। और पार्लियामेंट के सेशन को भी हमने उस तरह से मुतासिर नहीं किया, जैसे भूमि अधिग्रहण बिल पर हम चाहते तो लोकसभा को हम बुरी तरह से डिसरप्ट करते, हाउस को नहीं चलने देते, हमने नहीं किया। ठीक है, नहीं ये तो अच्छी बात है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें सरकार का कोई शुक्रिया अदा करने की हमें जरूरत नहीं है। हाँ। उनको हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, यानी पूरी अपोजिशन। लेकिन आप राजनीति में काफी लंबे समय से सक्रिय हैं। संसद चलाना किसकी जिम्मेदारी है? अमूमन जो विपक्ष होता है वो ये कहता है कि संसद को सुचारू रूप से चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर संसद का सत्र बेहतर तरीके से चलता है तो फिर ये श्रेय सरकार को क्यों नहीं, विपक्ष को क्यों? देखिए, मैं इसमें श्रेय की बात नहीं कर रहा। जी, आपने शुक्रगुजारी की बात की, आपने कहा कि क्या आप उसे धन्यवाद कहेंगे? हाँ, तो मैंने कहा उनकी जिम्मेदारी है, ठीक है, लेकिन जो कोऑपरेशन है उसके लिए उनको शुक्रगुजार होना चाहिए, ना कि हमको उनका शुक्रगुजार। बिल्कुल सही बात है। तो क्या कुछ ऐसे मुद्दे जहां पर आपको लगा हो कि आपकी बात नहीं सुनी गई, या आप अपनी बात बेहतर तरीके से नहीं रख पाए? कुछ आपको लगता है कि नहीं, आपको लगता है कि नहीं हम सब कुछ कह लिए? हमारी बात नहीं सुन रही सरकार, तो हमने उस पर अपना जो बिल्कुल एक स्ट्रैटेजी के तहत हमने उस पर काम किया। ठीक है। उन्होंने उसे लोकसभा में कुछ अमेंडमेंट्स लेकर के पास किए, चूंकि उनके पास मेजोरिटी थी। तो जाहिर है कि राज्यसभा में उनके पास मेजोरिटी नहीं है। तो हमने कोशिश की कि हम या तो वो हमारे जो पुराने बिल को लेकर के आए, और अगर नहीं लाते हैं तो हम उसे रोकेंगे। ठीक है, हमने रोका। मीम अफजल साहब,
एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, आपके अनुभव के हिसाब से ये जो तमाम आंकड़े आ रहे हैं और लोग अब संसद की कार्रवाई देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। इसका श्रेय आपको भी जाता है, सरकार को भी जाता है। आपको लगता है कि ये बहुत जरूरी है, कम से कम आप जैसे तमाम माननीयों की जो छवि है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो नहीं बिगड़नी चाहिए संसद में आपके कुछ देर के व्यवधान के कारण? देखिए, कभी कभी सरकारों का रवैया और कभी कभी अपोजिशन का रवैया, दोनों की बात कर रहा हूं मैं जी, वो इश्यूज के हिसाब से बदलता रहता है। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो आप सब लोगों को याद होगा, वो हर चीज में बाधा डालने की कोशिश करते थे जी। हमने चूंकि सरकारें चलाई हैं, उनके मुकाबले में ज्यादा टाइम हमने सरकार में रह करके एक तजुर्बा हासिल किया है, तो हमने उस बात को समझते हुए कि इससे देश का नुकसान ना हो, लोगों में मैसेज न जाए कि अपोजिशन कोऑपरेशन नहीं कर रहा है, हाँ, तो हमने किया। देखिए, हमने जब चाहा 44 मेंबर होने के बावजूद भी हमने हाउस को कभी चाहा तो नहीं चलने दिया। ठीक है। लेकिन लेकिन इनका जो स्टाइल है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जी, वो ये है कि हमारे पास मेजॉरिटी है और हम पास कर लेंगे। लेकिन मीम अफजल साहब, ये जो आपकी परिपक्वता है, क्या ये बाकी अगले 4 साल भी दिखने जा रही है संसद में? देखिए, अगर सरकार अच्छे काम करेगी हम उसके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे। ठीक है। अगर वो कोई काम ऐसा करेगी जैसे उसने भूमि अधिग्रहण बिल पर किया जो किसानों के बिल्कुल खिलाफ है जी, हमको लग रहा है कि किसान विरोधी है, ठीक है, तो हम उस तरह की किसी चीज को आप अपने तरीके से बात को रखेंगे। ठीक है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं सर कि पिछली लोकसभाओं में भी जो हंगामे का प्रतिशत है, मैं प्रतिशत की बात कर रहा हूं, उसमें जब आप पहले विपक्ष में थे तब भी लगभग दोगुने का इजाफा हुआ था। तो वो गंभीरता अब दिख रही है और तमाम राजनीतिक दलों में दिखनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप लोगों की ही छवि कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। बहुत बहुत शुक्रिया मीम अफजल साहब कार्यक्रम में समय निकालने का। सर, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और पहलू अभी बचे हुए हैं उनको भी जानेंगे। तुरंत हाजिर हो रहे हैं। आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकमंच, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं संसद के बजट सत्र की। एनके सिंह सर, हम चर्चा पर पिछले दौर में बात कर रहे थे सेलेक्ट कमेटी की और पूरी प्रक्रिया की। इस बार ये जो विधेयक पारित हुए हैं, खासतौर से कोल और माइंस से जुड़ा हुआ, इसमें बीजेडी का समर्थन रहा है, सपा का समर्थन रहा है, बसपा का समर्थन रहा है, जेएमएम का सपोर्ट रहा है, एआईएडीएमके का सपोर्ट रहा है, जेडीयू वॉकआउट कर गया जिसको समर्थन ही माना जाता है। ये जो बदलाव है राज्यसभा में, जहां सबसे ज्यादा मुश्किलें नजर आती थी, ऐसा लगता था कि 2017-18 तक स्थितियां नहीं सुधरने जा रही हैं, और वहां पर आप 2 महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करा लेते हैं। इसको आप कैसे आंकते हैं सर? देखिए, कई बार फ्लोर मैनेजमेंट बड़ा मैटर करता है। आपने कहा एक पार्टी है जो कि बाहर उसी इशू पे बहुत कुछ नाराजगी दिखा रही है पब्लिक कंजम्पशन के लिए, लेकिन जैसे ही बिल आया तो वो वॉकआउट कर गई। वॉकआउट कर गई, वो जानती इसे करने से न्यूमेरिकली ये कंफर्टेबल हो जाएंगे, कर देंगे। और हमने बहुत नाराजगी दिखाई, साहब इस बिल को लेकर हम नाराज हैं और हम बाहर चले गए। तो कई स्ट्रेटजीज होती है जो करती हैं। इसके पहले विप की चर्चा भी आपने की थी। विप पे आपका एंटी डिफेक्शन लॉ 91st अमेंडमेंट के बाद 2/3 से, अब है कि अगर 3 लाइन विप है और उसको वायलेट किया है, 2/3 से कम में अगर आप करते हैं तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। और 2/3 के साथ साथ मर्जर, आप स्प्लिट नहीं कर सकते, आपको किसी पार्टी में मर्ज करना होगा। सच पूछिए तो किसी भी ग्रोइंग एक 65 साल के प्रजातंत्र में एक ये दाग है, बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तमाम यूरोप के जो ममालिक हैं उनके डेमोक्रेसीज पे ये कहीं नहीं है। भारत की जो आजादी मिली थी, आप ताज्जुब करेंगे कि उस समय विंस्टन चर्चिल वर्ल्ड वार तो जीत गए थे, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी हार गई थी और वो लॉर्ड एटली उस समय जी इसमें थे, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स पे कंजर्वेटिव के मेंबर ज्यादा थे। तो चर्चिल ने चैलेंज किया, वो इंडिया की आजादी के खिलाफ थे। तो जब बिल हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आया तो आप ताज्जुब करेंगे कि सब लोगों को लगा कि तो पास ही नहीं होगा, लेकिन लॉर्ड हैलिफैक्स अचानक खड़े होते हैं, 2-3 मेंबर और खड़े होते हैं और कहते हैं कि साहब
आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी अगर आपने इस बिल को पास। वो कंजर्वेटिव मेंबर्स थे, चर्चिल के विरोध के बावजूद, अपने लीडर के विरोध के बावजूद उन्होंने वो बिल, इतना इमोशन सोक्ड वो भाषण था कि सारे लोगों ने, कंजर्वेटिव ने कहा कि नहीं बिल पास कराएंगे। ठीक है, तो भाषण का ये ताकत होती है। इस पार्लियामेंट में जब आप डिबेट करते हैं, यहाँ भी क्या ये आदर्श स्थिति आपको नजर आती है? यही नहीं है, क्योंकि आपने किसी विधेयक को जनहित में मान के और राष्ट्रहित में मान के समर्थन के लिए आगे आ जाए, या सपा और बसपा भी आगे आ जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर पार्टी के नेता ने व्हिप इशू कर दिया है तो आप बंध गए हैं। ठीक, आप लाख चाहे कि नहीं साहब बड़ा अच्छा बिल है, क्योंकि आपकी सदस्यता जा रही है। तो मेरे ख्याल से एक फ्री डिबेट जो होता है, जो पार्लियामेंट में होना चाहिए जी, वो आपने एक कहना मतलब वो कर दिया है, आपने उसको पूरी का रास्ता उसका तय कर दिया। सर मेघवाल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्जुन राम मेघवाल हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद हैं, राजस्थान से आते हैं और लोकसभा में मुख्य सचेतक है। जिस व्हिप की बात आप कर रहे हैं उसमें सचेतकों की भूमिका काफी अहम होती है। बहुत बहुत स्वागत है मेघवाल साहब आपका कार्यक्रम में। हम यहाँ बजट सत्र के पहले चरण की चर्चा कर रहे हैं। अभी हम मीम अफजल साहब से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये तो सरकार को धन्यवाद देना चाहिए विपक्ष का कि उसने तमाम मुद्दों पर बेवजह का विरोध नहीं किया। मतलब ये बात ठीक कह रहे हैं मीम अफजल साहब? मेघवाल साहब आप सुन पा रहे हैं? जी अनुराग जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ मैं सुन रहा हूँ। थैंक यू जी। हम यहाँ के बारे में पूछ रहे हो क्या, लोकसभा का या? जी हम बजट सत्र पर चर्चा कर रहे हैं मेघवाल साहब। मैं आपसे समझना चाहूंगा, अभी कुछ देर पहले हम मीम अफजल साहब से भी बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि सरकार को धन्यवाद देना चाहिए विपक्ष को, सब कुछ अच्छा रहा। देखिए सरकार ने विपक्ष का धन्यवाद दिया भी है, हाउस में भी, इस बार भी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसकी भी चर्चा कर रहे थे, फ्लोर मैनेजमेंट की भी चर्चा कर रहे थे, लेकिन जब सत्र शुरू होने वाला था तो लोगों ने कहा नहीं, ये 6 अध्यादेश हैं, इसमें कोई एक आधा अध्यादेश पास हो गया तो हो गया, बाकी नहीं होंगे। ठीक है। लेकिन लगातार बीएससी की बैठकों में, फ्लोर मैनेजमेंट के कारण हम विपक्ष को यह समझाने में सफल रहे कि ये देश हित में है। और मैं इस मौके पे विपक्ष को भी धन्यवाद देता हूं कि देश की कुछ चीजों को, हमने भी जब आपका लैंड एक्विजिशन आया था, कांग्रेस लाई थी तो बीजेपी ने उसका समर्थन किया था जी, आपका फूड सिक्योरिटी का भी समर्थन किया था, देश हित में बीजेपी भी समर्थन करती आई है। ठीक है। तो कुछ चीजों पे देश हित में इन्होंने समर्थन किया, लेकिन हाउस सिस्टम नहीं हुआ ज्यादा। इसमें स्पीकर की भूमिका, जो चीफ व्हिप है अलग अलग पार्टियों के, उनकी भूमिका, जो व्हिप है उनकी भूमिका, एवं सदस्यों को भी लगा ठीक है कि जब कोयले की पारदर्शी नीलामी हो रही है तो इसमें अगर बिल भी आ जाएगा तो इसमें तकलीफ क्या है। ठीक है, लेकिन तो ये कुछ चीजें जो पारदर्शी सिस्टम जो नरेंद्र मोदी सरकार ने करने की शुरुआत की ना, उसका भी असर और सदस्यों पे भी पड़ा। मेघवाल साहब पिछली लोकसभा में जो राज्यों को एक ये 14th कमीशन का आधार पर 10% हिस्सा राज्यों को ज्यादा हुआ, और कोल ब्लॉक आवंटन में जो राशि आई वो राज्यों को ज्यादा जा रही है। ठीक है। इससे भी जो अलग अलग राज्यों से, जैसे बीजू जनता दल है, अलग अलग राज्यों से जो लोग आए, टीएमसी के लोग, वो उतना आक्रामक नहीं हो पाए। ठीक है, लेकिन मेघवाल साहब पिछली लोकसभा में ये भी कुछ विषय थे जिसके कारण हम सदन में काम अच्छा कर पाए। सर सुन लें, और धीरे धीरे ये सरकार की बन रही है कि मेघवाल साहब तरीके से काम, मेघवाल साहब रिसोर्सेज में स्पेक्ट्रम आवंटन हो, कोल ब्लॉक का आवंटन हो, लगता है हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है कि ये भी आगे चलकर के देश की दिशा को ठीक करने का काम करेगी। ठीक है, आप सुन पा रहे हैं मुझे मेघवाल साहब? मैं सुन रहा हूं जी। मैं ये कह रहा था कि पिछली लोकसभा में एक आरोप लगता था ट्रस्ट डेफिसिट का, सरकार और विपक्ष के बीच में कहीं संवाद नहीं है। अगर इस बार आपको लगता है कि हमने स्थितियां सुधारी हैं तो हम मान लें कि आने वाले 4 साल तक ये स्थितियां बनी रहेंगी? मैंने स्थितियों में सुधार हुआ है, इसमें कोई संदेह। जैसे कोई हाउस कई बार डिस्टर्ब हुआ भी है जी, तो हमने तुरंत स्पीकर के यहाँ जाकर के, जब हमें लगता है हमारी गलती, हमने माफी मांगी है। जब हमें लगा है कि आप विपक्ष को बुला करके बात करो, हम कुछ चीजों को मान सकते हैं, तो विपक्ष ने भी उन चीजों को माना है। तो हम लगातार जो ये संवाद कर रहे हैं या संपर्क कर रहे हैं या एक्टिवनेस दिखा रहे हैं, उसका भी एक प्रभाव है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ऐसी सक्रियता आप भी बनाए रखिए और प्रतिपक्ष भी बनाए रखिए तो बहुत अच्छा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय सर, आपसे समझना चाहूंगा, जो बात मैं एनके सिंह सर से समझ रहा था, अगर किसी विधेयक पर तृणमूल कांग्रेस भी आकर खड़ी होती है, बीजेडी भी आकर खड़ी होती है, एआईएडीएमके भी आकर खड़ी होती है, तो इसके क्या कुछ और बड़े मायने भी हैं क्या, या ये सिर्फ एक विधेयक तक सीमित मामला ही समझा जाए? देखिए, उसके एक तो पहलू राजनीतिक है और दूसरा पहलू जो विधायी प्रक्रिया वो उसकी है। ये तो वैसे अच्छी चीज है, क्योंकि अगर ऑपोजिशन की जो संख्या है राज्यसभा में
वो अगर यूनिफाई होती है तो हर बिल सरकार का वहां पे डिफीट होगा। अगर सिर्फ राजनीतिक कारणों से वो विपक्ष किया जाता है तो हर बिल डिफीट होगा, तो फिर दोनों हाउसेज में टकराव की स्थिति होगी। उसके पहले अगर आप राजनीतिक प्रक्रिया देखेंगे तो 2 दिन पहले सोनिया गांधी के द्वारा के नेतृत्व में एक मार्च हुआ, बिल्कुल, लैंड एक्विजिशन बिल पे, भूमि अधिग्रहण विधेयक पे, यहाँ से राष्ट्रपति भवन। उसमें वो 13 पार्टियां थी, उसमें तमाम ये पार्टियां शामिल थी, एआईडीएम के और बीएसपी को छोड़ करके, और बीजेडी भी उसमें नहीं थी, बाकी वो पार्टियां थी। वो पार्टियों ने वो रैंक ब्रेक किया 2 दिन के बाद, क्योंकि एक तो ये था कि बहुत सारे स्टेट्स जो हैं उसको इस विधेयक में विंडफॉल गेन होता है, काफी पैसे मिलते हैं, एग्जैक्ट कितने मिलते हैं, लेकिन कहा जो टर्म है वो विंडफॉल गेन का एक टर्म कहा गया। जो स्टेट्स को लगता है कि हमें फायदा हो रहा है तो हम क्यों ऑपोजिशन करने के लिए ऑपोजिशन करें। और ये अच्छा भी है, क्योंकि अगर मेरिट पे सिर्फ बात हो, ठीक है, विपक्ष है तो वो किसी मुद्दे पे अपने राजनीतिक पहलू को लेकर के कांग्रेस अपोज करेगी, या कोई और वो अपोज करेगा किसी और भी चीज पे। कई बार ईगो का भी बैटल होता है, कई बार मेरिट्स को छोड़कर सिर्फ ईगो का वो हो जाता है, या राजनीतिक वो स्थितियां नहीं है, इस बात होती, वो स्थिति बन रही थी लेकिन वो टल गई। ठीक, हरवीर ये एक अच्छी चीज होगी मेरे क्या इसको एक शुरुआत के तौर पर देख लिया जाए कि बेवजह की राजनीति की बजाय विकास राजनीति से कहीं ऊपर उठ रहा है, राज्यों के स्तर पर भी और अन्य राजनीतिक दलों के स्तर पर भी? देखिए, एक तो काफी बड़ा जो बदलाव है, जो पहले सिर्फ ये था कि पॉलिटिकल स्लोगनिंग और उसके जरिए आप लोगों को सहमत कर लेते थे वोट देने के लिए, आगे अपना पॉलिटिकल उसका स्ट्रेंथ बनाने के लिए, वो धीरे धीरे हट रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक इश्यूज इतना सेंटर में आ गए हैं। तो अगर जैसे ये मसला था अभी जो कोयले वाला मसला था, जाहिर सी बात है उसमें जो 2 लाख करोड़ से ज्यादा का जो आना है पैसा, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा राज्यों को जाना। ये बात अलग है कि 20 साल में मिलेगा, ठीक है, ऐसा कई बार लगता है कि फिगर अभी पहुंच गया एकदम से है। दूसरे थोड़ा सा सरकार ने एक और बड़ी कोशिश यहाँ पे की थी, जो 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें मानी थी, और उसमें जो केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा बढ़ा, बिल्कुल, तो ये एक बड़ा पहलू था। उन्होंने कहा हम तो पहले ही स्टेट्स के लिए काम कर रहे हैं, और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी राज्यों में सरकार है, तो उन्होंने कहा देखिए पहले हम आपके लिए काम कर रहे हैं, और ये जो विधेयक है ये भी ज्यादातर तो आपके लिए है, तो आपके राज्य में डेवलपमेंट होगा, आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, आपके यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी, तो सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध क्यों करें। तो ये वहां पर जो स्थानीय स्तर पर जो सरकारें हैं उनको भी अब समझ आ रहा है कि आपको इकोनॉमिक मॉडल लेकर के ही जाना है, और जिस चीज से लग रहा है कोई भी सरकार अगर कन्विंस कर ले रही है कि ये लोगों के हित में है, अगर आप उसका विरोध करेंगे तो आपके लिए विरोध करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसका नेगेटिव इंपैक्ट पॉलिटिकली आपको झेलना पड़ेगा। ये भी कम से कम बदलती राजनीति से आप कहें या नई शुरुआत करें, अच्छी बात है। मतलब राजनीतिक दल भी सोच समझकर विरोध करने के लिए अगर आगे बढ़ रहे हैं तो ये दबाव भी काफी है सर। नहीं, बहुत बड़ा है। अगर आप सच पूछिए तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में डेवलपमेंट एक फोकल इशू हो, इससे बड़ा इशू क्या हो सकता है, इससे बड़ा चीज क्या हो सकता है कि आप अभी तक जाति में, समुदाय में, पता नहीं क्या क्या में बटे थे। आज ये है कि कोई चीफ मिनिस्टर ये हिम्मत नहीं कर पाएगा, या कोई पॉलिटिकल पार्टी रीजनल भी हिम्मत नहीं कर पाएगी कि जो पब्लिक के डेवलपमेंट प्रोसेस है वो अगर मैसेज चला जाए कि नहीं ये बाधित हो रहा है इनके इस कदम से, तो मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा दिन सरवाइव कर पाएगी। तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में डेवलपमेंट एक मेन सेंट्रल फोकल थीम है, ये अपने आप में बहुत बड़ा चीज है। एक और चीज इसमें जो रही वो ये कि हमने देखा बीच में राष्ट्रपति को सलाह देनी पड़ी, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं अध्यादेशों से बचना चाहिए। ये बात अलग है कि 600 से ज्यादा अध्यादेश अब तक आते रहे, और जो सरकार की तरफ से अध्यादेश लाए गए उसमें सरकार ने अपने तर्क भी दिए। इसी सत्र में संभवतः 6 अध्यादेशों को सरकार संसद से पारित कराने में सफल रही। अध्यादेशों को लेकर जिस तरीके का बवाल और बहस शुरू हुई, आपको लगता है कम से कम वो भी थम जाता है? नहीं, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुआ था अध्यादेश को तो बड़ा क्लियर था वो, और एक बार अगर सारे लोग पढ़ लें जो पॉलिटिक्स में हैं तो अध्यादेश लाने की इस बहुत रेयर केसेस में आपको ये कोशिश करनी होगी, और ये पावर ही दिए गए थे सिर्फ इसलिए कि आप सेंट्रल लेजिस्लेचर के पास नहीं जाएंगे, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं जाएंगे, एक इमरजेंसी है, इसमें आप जल्दी से एक अध्यादेश लाइए, राष्ट्रपति या गवर्नर से दस्तखत कराइए और इसको कानून के रूप में परिवर्तित कर दीजिए, सब्जेक्ट टू 45 दिन में आप उसको अपना पार्लियामेंट या असेंबली खुलने के बाद आप करा लें। एक पावर था। आपने जिन जिन ग्राउंड्स पे किया, मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी ग्राउंड्स वैलिड थे। आपको ये नहीं करना चाहिए था अगर एक पावर मिला हुआ है, क्योंकि पार्लियामेंट के इंस्टीट्यूशन को आप तो फिर डेनिग्रेट कर रहे हैं। आप आइए, डिबेट कराइए इसमें, और करा के, क्योंकि कयामत बर्पा नहीं हो रही है कि आपने अगर करा ऑर्डिनेंस नहीं आएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। लिहाजा आपने जो किया
बात इसकी नहीं है 600 पास हुए हैं। हाँ। लेकिन वो किन किन ऑकेजन्स पे हुए ये देखने की जरूरत है। सर लेकिन एक सवाल जो यहाँ पर है वो ये कि जब 6 अध्यादेश लाए गए और उस वक्त जिस तरीके का विरोध दर्ज कराया गया राजनीतिक दलों की तरफ से, और उन 6 अध्यादेशों पर जब संसद में यहाँ चर्चा हुई तो भारी अंतर सा लगा। ऐसा लगा कि नहीं ये तो सब सामान्य है, कब पास हो गया विधेयक, पारित ही नहीं सब पता ही नहीं चल पाया लोगों को। ये अंतर कहीं आपको दिखता है? में वो डिस्कोर्स काफी रहा, अध्यादेश को लेकर डिस्कोर्स पहले तो रहा कि आपने ये गलत किया, और अगर राष्ट्रपति क्वेश्चन कर दे तो भारतीय संविधान में चाहे राष्ट्रपति का जो भी रोल हो, रबर स्टैंप जो भी कहे, लेकिन आज भी भारत इस इंस्टीट्यूशन का जो सम्मान है, अगर एक बार भी टोक दिया तो सरकार के लिए थोड़ा मुश्किल पड़ता है। पब्लिक ये मान लेती है कि नहीं सरकार गलत है। तो एक तो प्रणब मुखर्जी साहब ने जो टोका, तो राष्ट्रपति का टोकना ये अपने आप में वजन, एक अभी भी शायद लंबित है 10 में से राष्ट्रपति भवन में ही। चक्षु, ये जो पूरी अध्यादेश की प्रक्रिया रही, इसको कुछ आप समझाना चाहेंगे अपने हिसाब से? जो अब तो भूल जाए अध्यादेश, अब तो विधेयक कहें कानून कहें तो ज्यादा बेहतर है। एक तो मैं सिंह साहब से सहमत हूं जो वो कह रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिबेट हुआ। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। मेरे ख्याल से भारत उन कुछ ही देशों में रह गया है जहां पे ये अध्यादेश की स्थिति उठती है। हाँ, नहीं, हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए आदर्श हैं अभी इस मामले में कम से कम। नहीं तो देखिए ये अध्यादेश की स्थिति क्यों उठती है, क्योंकि हमारी संसद पूरे साल नहीं बैठती। हाँ। और क्योंकि जब संसद नहीं बैठ रही होती तब कानून बनाने की जरूरत है। और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान की बात हो रही है तब ये कहा गया था कि शायद ऐसी जरूरत बहुत ही कम समय पर पड़ेगी, क्योंकि अगर केंद्र सरकार किसी चीज पावर विल बी यूज्ड स्पेयरिंगली, ठीक बात, ये यूज कहा गया था। अगर केंद्र सरकार किसी चीज पर कानून बनाए तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि भाई सोचा नहीं गया या समझा नहीं गया। देखिए ऐसी स्थिति तब आए जब आपने सोचा ही नहीं गया और अचानक कोई सिचुएशन आ, ठीक है, जो कोल पर लागू होती थी बात शायद। हाँ, ठीक है। अब अध्यादेश लाने से दो चीजें निकलती हैं। एक, क्या केंद्र सरकार इस विषय पर पूरी तरह से सोच नहीं पाई कि जब पिछला सदन चल रहा था तो उसमें या तो कानून लाया जाता 4 दिन बाद आप कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पर कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं। ठीक है, क्या ये प्रक्रिया जरूरी है? मेरे ख्याल से नहीं। मेरे ख्याल से सारे कानून, क्योंकि हमने एक पार्लियामेंट बना रखी है तो उस सारे कानून संसद में आने चाहिए। हाँ, ठीक है। अब अगर संसद पूरे साल बैठे तो ये सिचुएशन कभी, ये एक अलग बहस है जो शुरू हो जाएगी कि कितने दिन बैठक हो। लेकिन हरवीर जी, आखिर में विदेशों में जमा काला धन से निपटने के लिए एक विधेयक सरकार की तरफ से पेश हुआ है अभी, इसके क्या कुछ मायने आपको नजर आते हैं? क्या आपको लगता है कि जो वादे सरकार ने किए अपनी चुनावी रैलियों में, कम से कम उसकी एक पहल है उस दिशा में? देखिए, ये तो सरकार के ऊपर दबाव था और ये पहल उनको करनी ही थी, क्योंकि जिस तरीके से काले धन के मुद्दे का राजनीतिक उपयोग हुआ चुनाव के वक्त में, उसके बाद सरकार जब ये बनी नई, उसमें कई चीजें इनकी उल्टी पड़ रही थी, क्योंकि तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे थे। कुछ तो बताया गया सिर्फ पॉलिटिकल ये जुमले थे, ऐसे बोल दिया गया। तो ये जो दावे किए गए थे उनकी विश्वसनीयता को लेकर के इतने सवाल उठ गए कि सरकार एकदम बैकफुट पे आ गई। ठीक है। और उन्होंने कहा ये बजट भाषण में कि हम एक कानून लेकर के आएंगे, और उसके ज्यादातर कई चीजें उसी में बजट भाषण में जिक्र कर दिया थी। और वो एक विधेयक भी अब तो पेश हो गया है, अब उस पर डिबेट होगी, डिस्कशन होगा। और ये है कि उसमें यही है कि जहां काला धन अभी बाहर है, क्या एक्शन जितना भी बचा है, लेकिन डेटरेंट तो है उसमें, नहीं डेटरेंट उसमें है। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक अब बार बार अब सरकार भी ये मान चुकी है कि जो पुराने दावे किए जा रहे थे, जो आंकड़े बताए जा रहे थे, वो तथ्यों से कहीं बहुत ही परे हैं, इसलिए बहुत कुछ ज्यादा इससे 30 सेकंड बता रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर। जो दूसरा चरण शुरू होना है 20 अप्रैल से, उसमें केवल भूमि अधिग्रहण ही सबसे ज्यादा मुश्किलें बढ़ाने वाला है सरकार की। देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है, भूमि अधिग्रहण, वो आर्थिक से ज्यादा अब राजनीतिक हो गया है। मेरी समझ से अमेंडमेंट जो पुराना कानून था 2013 का, उसके तहत देश का विकास अवरुद्ध होता था। उसमें जो जो कहता गया, जो जो सजेशन, वो सारे सजेशन इनकॉर्पोरेट होते चले गए। लेकिन जो पहले आप बात कर रहे थे कि जो अध्यादेश की स्थिति थी, उसमें सरकार ने वो जागरूकता की बात नहीं करी। अब सरकार रिवर्स प्रोसेस में जा रही है। अब वो लोगों को समझा रही है कि ये जायज, इससे क्या क्या फायदे हैं, प्रधानमंत्री बता रहे हैं मन की बात में। प्रोसेस उल्टा होना चाहिए था, क्योंकि उससे 1 इंच भी भूमि का अधिग्रहण तो हुआ नहीं। सही। दिल्ली चुनाव में समय पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। माफ कीजिए, आपको बीच में रोक रहा हूं। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में समय निकालने का। 27 घंटे वो एक्स्ट्रा बैठे हैं सर, हम 1 घंटे में कैसे समेट सकते हैं, ये भी बुनियादी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का भी कार्यक्रम देखने के लिए। तो पहला चरण तो अच्छा रहा है, उम्मीद कीजिए कि दूसरा चरण और आगे के बाकी तमाम सत्र भी बेहतर हों और इसी तरीके से अच्छा कामकाज हो। नमस्कार।